गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम अपना जो ये हमारी 8th क्लास की हिस्ट्री चली हुई थी उसका जो 5th चैप्टर था वो आधा हमने कंप्लीट किया था। सॉरी, आधा ही हमने किया था। तो आज हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। जो चैप्टर 5 है हमारा 8th क्लास की जो हिस्ट्री चली हुई थी, है ना। तो चलिए यहाँ से हम यहाँ पे आए हुए थे, कंपनी का पलटवार। ये तात्या टोपे जो ऊपर तात्या टोपे वाले हैं, वीर कुंवर सिंह वाला, ये हमने कर लिया था। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे आज कंपनी का पलटवार। जो नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है उनको कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और पीछे वाली क्लासेस ज़रूर देख के आइएगा, क्योंकि जब तक हम पीछे वाली क्लास नहीं देखेंगे तो हमें आगे की चीज़ें जो है समझ नहीं आएंगी। जैसे यही लगा लो, आज आप अगर कोई भी नया स्टूडेंट आज जुड़ रहा है चैनल से तो वो आज ये आधा चैप्टर देख पाएगा। बाकी का चैप्टर जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हर एक सब्जेक्ट और हर एक क्लास की, उसमें जाके देखिएगा। ठीक है, और अपनी अच्छे से तैयारी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम कंपनी का पलटवार, जो हमारा 8th क्लास की हिस्ट्री है, 5वां चैप्टर का आधा जो रह गया हमारा। ठीक है, एक बार ये चित्र में दिखाया गया वो देख लेंगे। विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किले बंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे और जिन्हें हाथी खींच रहे थे, और इनकी कतार 7 मील तक लंबी थी। इतने सारे लोग थे, जो मतलब उनकी कतार कितनी लंबी थी, 7 मील तक थी। और जो गोले बारूदों की जो गाड़ियां थी वो हाथी खींचकर ले जा रहे थे। ठीक है, एक सेकंड यहाँ दिखा देती हूँ। देखिए ये दिखाई गई हैं इधर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोही को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। तो दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में कब आई? 1857 में। ठीक है, सितंबर में 1857 में। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को भी उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। तो जो बहादुर शाह जफर थे, जिन्होंने मतलब जिनको लोगों ने उनको नेता घोषित कर दिया था, तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने जो है उनके आंखों के सामने ही उनके बेटों को गोली मार के उनकी हत्या कर दी। और बहादुर शाह जफर और उनकी जो पत्नी थी बेगम जीनत महल, उनको क्या कर दिया? रंगून की जेल में भेज दिया। कब? 1858 में। ठीक है, इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। ठीक है, कब ली अंतिम सांस? कब उनकी मृत्यु हुई? नवंबर में 1862 में। और कब उनको जेल भेजा गया? अक्टूबर में भेजा गया 1858 में। और 1862 में उन्होंने जो है उनकी मृत्यु हो गई। कौन सी जेल में? रंगून जेल में। ठीक है, यहाँ से देखिए, दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। तो लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में कब गया? मार्च में गया, 1858 में। ठीक है, जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? हार हुई और उनको मारा गया 1858 में। ठीक है,
दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंती बाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। ठीक है। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जो तात्या टोपे थे, ये सेनापति थे ना रानी लक्ष्मीबाई के, तो उन्होंने क्या किया, वो मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते गए। ये देखिए इधर तात्या टोपे की स्मृति में जो जारी डाक टिकट, उन पे उनकी फोटो बनाई गई है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकारी बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि वे अंग्रेजों के सामने जो है समर्पण कर दें, और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। तो अंग्रेजों ने क्या कहा, अगर उनके सामने समर्पण कर देंगे, अगर उन्होंने किसी भी जो अंग्रेज की हत्या नहीं की होगी, तो जो उनकी ज़मीन है उन पे उसका अधिकार रहेगा। ठीक है। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमा चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है विद्रोह के बाद के साल। ये देखिए इधर चित्र में दिखाए गए अंग्रेज टुकड़ियां कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती है। ध्यान से देखें कि किस तरह कलाकार ने अंग्रेजी सिपाही को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाई दिया है। देखिए, ठीक है। तो विद्रोहियों के बाद साल, अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे जो है शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, क्या बदलाव किया अंग्रेजों ने? पहला है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में 1858 में एक नया कानून पारित किया गया। कौन सा कानून पारित किया गया? और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, ताकि भारत मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। तो इंडिया काउंसिल किसे कहा गया? सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल, एक सेकंड, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। यहां से देखिए सेकंड क्या है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। तो दूसरा क्या किया, जो देश के सभी शासक थे, जितने भी शासन करने वाले थे, उनको भरोसा दिया गया कि कभी भी जो है भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की भी छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात से प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना जो है अधिपति स्वीकार कर ले। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो ब्रिटेन की रानी है उसको अपना अधिपति स्वीकार कर ले। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की जो है छूट दे दी गई। कुछ शर्तें रखी गई, इन्हीं शर्तों पे उन्हें जो है साम्राज्य चलाने की छूट दे दी गई। देखिए
तीसरा कौन सा है? सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। क्या कहा अंग्रेजों ने? कि जो भारतीय सिपाही हैं उनको कम करें और जो यूरोपीय सिपाही हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कहा। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मतलब जो अवध, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य भारत और दक्षिण भारत है वहाँ से सिपाही लेने की बजाय क्या करेंगे? ये गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती करेंगे। ठीक है। फोर्थ क्या था? मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। पांचवा है, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का भी सम्मान करेंगे। इनके पीछे भी उनका कोई जो है अपने लिए ही मकसद होगा। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर अपने अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। ठीक है। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। देखिए ये कुछ विद्रोह के केंद्र दिखाए गए हैं। ठीक है। यहाँ से विद्रोह के कुछ केंद्र दिखाए गए हैं जहाँ जहाँ पे विद्रोह हुआ। मेरठ हो गया, बरेली हो गया, दिल्ली है, लखनऊ है, फैजाबाद है, कानपुर है और झांसी है। ठीक है। और ये कुछ अन्य केंद्र दिखाए गए हैं जहाँ जहाँ पे हुआ है। ठीक है। मेन तो ये हो गए ना, मेन तो ये वाले हो गए, मेरठ हो गया, बरेली हो गया, फैजाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, झांसी हो गया और दिल्ली हो गया। ठीक है। चलिए उत्तरी भारत के विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र हैं जो उत्तरी भारत में हुए। चाहिए खुदरा संग्राम, एक केस स्टडी। खुदरा संग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। 1857 की घटना से एक सेकेंड 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना सन 1817 में जो है खुदरा नामक स्थान पर घटित हुई। कहाँ पे? खुदरा नामक स्थान पे। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि जैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक तिथियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत में ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। खुदरा जो ओडिशा के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था। कहाँ पे था खुदरा राज्य? ओडिशा के दक्षिणी पूर्वी भाग में। ठीक है। यह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। यह क्या था? एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीरकिशोर देव को सब अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व के दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी जो मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे। अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों पर जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों को पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया। परंतु 1803 में ओडिशा को अपने जो है कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी एक भी सकारात्मक कार्यवाही करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणामतः ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ जो कि उनकी पूर्व भूसंपत्ति के राजस्व का मात्र 1/10 हिस्सा था। उन्होंने
अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया तथा उनका निवासी पुरी से जो है निश्चित कर दिया। उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था में ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, देखिए, खुदरा खुदरा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निर्मित जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इसे राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिसे पाइक के नाम से जाना जाता था, तो पाइक के नाम से किसको जाना जाता था? राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, ठीक है, उनको पाइक के नाम से जाना जाता था। उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति को भयावता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से जो है और बढ़ गई थी। इस कार्रवाई के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुदरा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिससे जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैयतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। बकायेदारों की जमीन को षड्यंत्री राजस्व अधिकारियों का फिर बंगाल में सट्टेबाजों के बीच में बेच दिया गया। खुदरा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें लोग बक्सी जगबंधु के नाम से भी जानते थे। इतना बड़ा नाम है और लोग उनको कहते थे बक्सी जगबंधु। ठीक है, वे ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने के पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुदरा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ी गई थी, वे थी, पहली थी अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन, इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था, जिसके कारण ओडिशा की पारंपरिक रूप में नमक बनाने वाले इस काल में वंचित हो गए थे। और स्थानीय जमींदारियों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति और दुष्कर बना दिया। स्थिति को क्या किया? और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जो है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सहकारी संस्थानों पर हमला बोल दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुदरा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई थी। ठीक है, देखिए, खुदरा के बारे में इतना लंबा लिखा गया है। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए। जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। कर मत दो अभियान भी शुरू किया गया। अंग्रेजों ने पाइकों और उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1857 को
बक्सी जगबंधु ने 5 से 10,000 पाइकों और कंद जनजातियों के योद्धाओं की अगुवाई कर पुरी को कब्जे में ले लिया गया। कब लिया? 14 अप्रैल 1817 में, ठीक है। और मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया गया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन किया। जो वहाँ के जगन्नाथ मंदिर के पुजारी थे, ठीक है, उन्होंने पाइकों को समर्थन किया। यहाँ से देखिए, स्थिति को हाथ से निकलते हुए देखकर अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए और उन्हें उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। बक्सी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्ण चंद्र भरमवर राय के साथ मिलकर कटक और खुदरा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिणी और उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिनडल को पाइक के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा गया तथा बक्सी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की भी घोषणा कर दी। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चल रही थी उसमें सैकड़ों पाइक जो है मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने 1817 तक खुदरा संग्राम को लगभग काबू में कर लिया था। कब किया? 1817 तक, ठीक है। परंतु खुदरा के बाहरी क्षेत्र में बक्सी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा। जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया, इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुदरा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यकतानुसार किया। नमक की कीमत में कमी आ गई। जिस राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य में निष्कासित कर दिया गया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया गया और 26,000 रुपए के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व सौंप दिया गया। यह ओडिशा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशर्त संघर्ष था, जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना इसे कमतर कर आंकना होगा। चलिए स्टूडेंट, आज ये हमारा जो चैप्टर 5वां चैप्टर था, 5वां अध्याय हमारा 8th क्लास का 5th चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इवनिंग में हम लेंगे अपनी जो 8th क्लास की हमारी पॉलिटी चली हुई थी उसका एक चैप्टर हमने कर लिया है कल, तो आज दूसरा चैप्टर हम करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, लाइक करने से थोड़ा सा ये रहता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलती है। जितने लोग देखते हैं, चाहे जितने भी देखें, तो जितने देखें, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट पॉलिटी वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।